जीएसटी बिल का रास्ता साफ, सरकार कांग्रेस सहमति के करीब है। इस हफ्ते हो सकता है ऐलान। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.4%। टैक्स आय बढ़ने से वित्तीय घाटे में भी आई कमी। Manufacturing starts turning despite our globally adverse circumstances. I think that's a very significant figure from our point of view. आईपीओ के पैसे का सही जगह इस्तेमाल न होने पर निवेशकों को वापस मिल सकती है उनकी रकम। सेबी जारी करेगा कंसल्टेशन पेपर। बीएसई, एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के लिए आईपीओ लाने का रास्ता भी हुआ साफ। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल, ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं। Railways, which will be really coming out as a new, I would not say growth engine, but a growth locomotive of Indian economy. रेलवे ने किया सबसे बड़े निवेश का ऐलान। 40,000 करोड़ के एफडीआई को मंजूरी। आवाज ने शुक्रवार को ही बता दिया था आपको। नेटवर्क सुधारने के लिए एयरटेल ने कसी कमर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी 60,000 करोड़ रुपए। पेरिस में बराक ओबामा से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर बाद क्लाइमेट चेंज पर शिखर सम्मेलन में देंगे भाषण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। देश में फॉक्सवैगन की गाड़ियों की बिक्री पर लग सकती है रोक। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कंपनी और सरकार को दिया नोटिस। पेट्रोल और डीजल के दाम हुए कम। पेट्रोल 58 पैसे और डीजल 25 पैसे हुआ सस्ता। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम के बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा। बीजेपी के विरोध के बाद लोकसभा की कार्रवाई से बाहर हुआ बयान। दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ जन लोकपाल बिल। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों की मदद से सदन से निकाला गया बाहर। बिल के विरोध में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने भी किया प्रदर्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने उतारे अपने दो नए स्मार्टफोन, लूमिया 950 और 950 एक्सएल। विंडोज 10 पर चलते हैं दोनों फोन। शो की शुरुआत करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जीएसटी पर कांग्रेस और सरकार सहमति के करीब पहुंच गए हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हफ्ते भर में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। आइए पूरी खबर पर बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सहमति कहां तक पहुंच गई है और ये बताएं कि कब तक सहमति का औपचारिक ऐलान हो सकता है? सहमति काफी करीब तक पहुंच चुकी है। इस बारे में हमने कांग्रेस से और साथ ही साथ सरकार के सूत्रों से बातचीत की तो ऐसा लगा कि अब लगभग ये तय हो गया है कि जीएसटी पर सहमति बन गई है। इसके औपचारिक ऐलान भर बाकी है और माना जा रहा है कि हफ्ते भर के भीतर, इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते के पहले या दूसरे दिन तक इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं और उनकी भूमिका की वजह से कांग्रेस और सरकार के बीच जो दूरियां थी वो दूरियां काफी हद तक खत्म होती दिख रही है। बढ़िया खबर लाए लक्ष्मण आप, लेकिन ये बताएं कि टैक्स की दर को लेकर जो सबसे अहम मुद्दा है इस पूरे मामले का, उस पर क्या कोई सहमति बन पाई है? इसको लेकर के दरअसल सरकार ने इस मांग को, कांग्रेस की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि हमें सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मांग के पक्ष में नहीं है कि जीएसटी की दरें, अधिकतम दरों का प्रावधान खुद बिल में कर दिया जाए। और जब सोनिया गांधी और मोदी के साथ बैठक हो रही थी तो वहां पर भी सोनिया गांधी ने इस मांग पर नरमी के संकेत दिए थे। तो काफी हद तक कांग्रेस अब इस मांग को पीछे ले सकती है और सरकार इस मांग को टाल देगी। इस मांग को शामिल किए बगैर दोनों पक्षों को भी सहमति बनने की संभावना है। लेकिन लक्ष्मण, कांग्रेस की दूसरी मांगों का क्या? सरकार का उन पर क्या रुख है? हाँ, जो दो मांगे थी, मिसाल के तौर पर इंटर स्टेट एडिशनल लेवी के तौर पर 1% ड्यूटी लगाने वाली जो प्रावधान था, उस प्रावधान को हटाने की मांग कांग्रेस कर रही थी। तो लगभग सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार हो गई है, यानी 1% एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगी, इसका ऐलान किया जा सकता है। दूसरी मांग यहां पर यह थी कि जो शिकायतों को निपटारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए, तो वहां पर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। शायद जीएसटी काउंसिल में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि कांग्रेस की भी मांग रह जाए और सरकार की भी बात रह जाए। तो यहां भी बीच के
रास्ता के जरिए सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए और तमाम डिटेल्स के लिए। इधर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी उम्मीद जताई कि कांग्रेस जीएसटी का समर्थन करेगी। हालांकि जैसा हम बात कर रहे थे टैक्स दरों को लेकर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया। देश हित के लिए जरूरी है, मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी और सार्थक विचार करेगी, ऐसा हम मानते हैं। तीन बड़ी बातें हैं जिसमें रेट को लेकर और 1% एडिशनल टैक्स को लेकर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं इतना ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सार्थक रवैया होगा। ये बिल उन्होंने ही शुरू किया था मालूम, लेकिन ये देश की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस की मांगे नहीं मानी गई तो जीएसटी को पास होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये अच्छी पहल की है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने सोनिया जी को और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मीटिंग के लिए बुलाया है। उस मीटिंग के बाद श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करेंगी और जिन जिन बिंदुओं पर आम राय बनेगी उनके मुतालिक सरकार को बताया जाएगा। मगर एक मोटी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जो हमने 3 बिंदु उठाए हैं उन पर क्या रवैया है सरकार का। अगर सरकार ये कहती है कि माई वे या हाईवे, तब तो ये नहीं होगा। और अगर सरकार हमारी बात मानती है तो जरूर जीएसटी होना चाहिए। हमने तो हमेशा कहा है। इकोनॉमी के हालात और बेहतर होते दिख रहे हैं। जहां जीडीपी ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ी है वहीं वित्तीय घाटा और काबू में आता दिख रहा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% से बढ़कर 7.4% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शानदार प्रदर्शन के कारण ग्रोथ को यह रफ्तार मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 9.3% रही है। अनुमान था कि खराब मानसून के कारण कृषि क्षेत्र पर दबाव दिखेगा, लेकिन कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.1% से बढ़कर 2.2% रही है, बजाय इसके कि मानसून खराब था। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाकी सेक्टर्स का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ के अच्छे आंकड़ों से संकेत मिलता है कि आने वाला वक्त और अच्छा होगा। Despite all these adversities, the significant figure in that is that manufacturing grows by 9.3. And when manufacturing starts turning, despite globally adverse circumstances, I think that's a very significant figure from our point of view. जीडीपी ग्रोथ में बढ़त के बावजूद जानकार फिलहाल नए निवेश इंडस्ट्री में नए निवेश से इनकार यहां कर रहे हैं। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है इकोनॉमी में, लेकिन कॉरपोरेट ग्रोथ में अगर आपको ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा, वो मेरे हिसाब से भी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे ऐसे कोई इंडस्ट्री एक का दुक्का छोड़ के कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आ रही है जिसकी 70% ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इस वक्त अगर आपकी 70% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है तो आप नया इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। जीडीपी ग्रोथ में बढ़त के बावजूद जानकार फिलहाल इंडस्ट्री में नए निवेश से इनकार कर रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन वित्तीय घाटे के मोर्चे पर खबर अच्छी है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीने में वित्तीय घाटा बजट का 74% रहा है, जबकि पिछले साल ये करीब 90% था। टैक्स से होने वाली आय में अच्छी बढ़त हुई है और इसी कारण यहां पर हम देख रहे हैं कि वित्तीय घाटे में कमी आई है। जीडीपी और वित्तीय घाटे के आंकड़े से जहां राहत मिली है, लेकिन कोर सेक्टर ग्रोथ में ठहराव से थोड़ी चिंता पैदा हो गई है। अक्टूबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ बिना बदलाव के 3.2% रही है। सीमेंट उत्पादन में खासी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन स्टील, बिजली और कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। और अब एक खास खबर, ध्यान से इसे सुने। अगर प्रमोटर्स आईपीओ से मिले पैसे का उपयोग बताई गई मद में नहीं करते हैं तो उन्हें असंतुष्ट शेयरधारकों को पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। सेबी ने आज इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग का रास्ता भी साफ कर दिया है। तो इन सभी बातों पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सजीत मंगल साहब। सजीत, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की जो मंजूरी है उससे क्या फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन के अंदर रेगुलेट होते हैं, और जबकि ये रेगुलेशन अलाउ करते हैं लिस्टिंग के लिए, इनकी जो फाइनल पॉइंट्स हैं या जो उनके गाइडलाइंस हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि उसमें लिस्टिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसके वजह
ऑब्वियसली उसमें काफी हर्डल्स आता है लिस्टिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएसई ने ऑलरेडी लिस्टिंग का एप्लीकेशन दे दिया है और वो लिस्टिंग का एप्लीकेशन पिछले 2 साल से सेबी के पास है और वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं वो अलाउ नहीं करते। आज सेबी ने ये कहा है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स को मिनिमम 51% रखना पड़ेगा। मेंबर्स और एसोसिएट्स जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं इन बीएसई के केस में, उनकी स्टेक उनका जो शेयर होल्डिंग है वो 49% के ऊपर नहीं जा सकता। फिट एंड प्रॉपर एक क्राइटेरिया था जिसमें सब कुछ अटका हुआ था क्योंकि सेबी चाहता था कि हर एक शेयर होल्डर फिट एंड प्रॉपर हो, जो कि लिस्टिंग के बाद ये नामुमकिन था। तो उन्होंने इस बार थ्रेशोल्ड्स लगा दिए 2%, 5%, 15%। जैसे ये क्रॉस होगा इसकी इंफॉर्मेशन और इसके अप्रूवल्स के लिए सेबी के पास जाना पड़ेगा। और जो एक मेजर मुद्दा है एसोसिएट्स की लिस्टिंग का, जैसे कि डिपॉजिटरीज सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये अब जाके लिस्ट हो सकती हैं। पहले ये लिस्ट नहीं हो सकती थी। अभी जो सेबी के रेगुलेशन है वो कहते हैं कि ये लिस्ट हो सकती है आगे जाके, पर उसके गाइडलाइंस आगे आएंगे। सजीत, एक और अहम मुद्दा जहां पर सीजन आईपीओ के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करने के मामले में भी क्या सेबी ने कुछ कहा है? देखिए, इसमें एक ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 जब बना था तो उसमें 2 या 3 जगह पर ये कहा गया है कि अगर शेयर होल्डर्स जो हैं और या कंपनी ऑब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं जाती, जैसे कि अगर एक कंपनी आईपीओ लेकर आती है और उसमें कहती है कि मैं ये इस आईपीओ के प्रोसीड से XYZ करूंगा और XY के Z की जगह पर ABC हो जाता है, तो ये आज के डेट में कंपनीज को शेयर होल्डर्स के पास वापस जाना पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर से अप्रूवल लेकर आना पड़ता है। सेबी ये कह रही है कि अगर ऐसा है तो आप अप्रूवल तो लेंगे ही लेंगे, पर आप एग्जिट ऑप्शन भी देंगे शेयर होल्डर को कि आप वो एग्जिट हो सके और उसके गाइडलाइंस आएंगे अलग से। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं कंपनीज एक्ट 2013 में जिसमें कहा गया कि जैसे मर्जर्स हो गए, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए, इन सब के लिए आपको शेयर होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर को इससे तकलीफ है तो वो उसको भी एग्जिट दे। तो ये चीजें जो हैं वो बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट टू सेबी और या शेयर मार्केट और सेबी रेगुलेशंस के साथ। सो इट्स बेसिकली स्क्रूटनिंग ऑफ द एंटायर रेगुलेशन जिसको कहते हैं हम, वो ये होने वाला है इसके तहत। तो संजीव, ये कंसल्टेशन पेपर ही आया, अभी कब तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो? फाइनल ड्राफ्ट क्या कब तक देखेंगे? देखिए, कंपनीज एक्ट अगर आप देखें तो उसमें काफी ऐसे सेक्शंस हैं जिसको नोटिफाई नहीं किया गया है, जैसे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो गया, उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जब तक गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं करती इसमें ही कैसे आ सकता है? तो ये कुछ टाइम है, इसमें 6 महीने तो लगेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट 2013 को के सारे सेक्शंस को नोटिफाई करना है, उसके बाद उसके इम्प्लीकेशन इसमें भी आएंगे, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया सजीत हमसे बातचीत करने के लिए। तो कविता, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम क्या दिखाने वाले हैं? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रेलवे ने किया सबसे बड़े FDI निवेश का ऐलान। साथ ही ये भी देखें कि आज आखिर क्यों चमका IDBI का शेयर। रेलवे ने आज सबसे बड़े विदेशी निवेश का ऐलान किया है। ये निवेश करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। आवाज ने शुक्रवार को ही वैसे आपको बता दिया था कि इस तरह का निवेश होने वाला है। रेल मंत्री ने आज कहा है कि रेलवे इंफ्रा में FDI निवेश से देश के हर सेक्टर को फायदा होने वाला है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का यह भी कहना है कि रेलवे आने वाले वक्त में देश की ग्रोथ का इंजन और तेजी से आगे बढ़ाएगा। So I can see the railways which will be really coming out as a new, I would not say growth engine, but a growth locomotive of Indian economy. I think that is what will happen in the over a period of time, and I think I'm sure we are waiting for that to happen. Already, only a day or two ago, Morgan Stanley made a very interesting report. We said that railways can drive significantly the GDP numbers in the next few years. तो रेलवे के लिए बड़े FDI का ऐलान। लेकिन अब बात करते हैं शेयर बाजार में हुए आज के कारोबार की। शेयर बाजार आज बेहद सीमित दायरे में नजर आया। निफ्टी 7,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। GDP आंकड़ों और क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार सतर्क नजर आया। छोटे और मझोले शेयरों में घरेलू निवेशकों की खरीदारी जारी रही। वहीं ऑटो बिक्री के आंकड़े आने से पहले ऑटो शेयरों में भी हमने तेजी का ही आलम देखा। बाजार की नजर अब ECB की बैठक पर है, जहां से नए स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद की जा रही है।
कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिबरेवाला के मुताबिक निवेश के लिहाज से अभी 4 व्हीलर सेक्टर में अच्छा मौका है और 7वें वेतन आयोग के बाद 4 व्हीलर सेक्टर में और तेजी आएगी। लास्ट 12 महीने में 4 व्हीलर की तरफ ज्यादा तेजी का है और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज हमारा ये मानना है कि 2 व्हीलर का काफी बड़ा एक्सपोजर रूरल की तरफ है जो काफी अभी प्रेशर में है। और अगर 7th पे कमीशन में भी देखें तो हमें लगता है कि ये 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन जब लागू होगी तो ये 4 व्हीलर को बहुत ज्यादा बूस्ट देगी। तो इन सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी की, जहां से बाजार के ज्यादातर लोगों को कोई खास उम्मीद नहीं है। हमारे पोल के मुताबिक 100% लोगों का मानना है कि दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, यहाँ पर 100% लोगों का मानना है कि दरें नहीं घटेंगी। इसके पीछे क्या वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए, इस साल 4 बार रेट कट हो चुका है। पिछली बार 29 सितंबर को रेट कट हुआ तो 50 बेसिस पॉइंट दिया, यानी फ्रंट लोड जिसको कहते हैं वो आरबीआई ने कर दिया है। ये बड़ा कारण है। दूसरा, 1.25% कुल मिलाकर आरबीआई ने रेट घटाया। बैंकों का बेस रेट आप देखिए तो ऑन एन एवरेज 50 बेसिस पॉइंट घटा है। तो अभी 75 बेसिस पॉइंट तो बैंक्स को पास ऑन करना है, उसके बाद फिर आरबीआई की बारी आएगी। वहीं 16 तारीख को जो फेड की मीटिंग होने वाली है वो भी अहम है, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है कि बाजारों में बड़ा उतार चढ़ाव दिखे। तो उसके पहले कुछ करने की जगह गवर्नर थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे। महंगाई को लेकर जैसे कि हमने कहा, चूंकि थोड़ा सा संशय बना है और ऐसी स्थिति में जैसे हमने देखा 40% तक दालों के दाम बढ़ गए हैं, रुपया गिरा है, इसलिए क्रूड और सारे इंपोर्टेड आइटम्स के दाम पर दबाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्रूड में एक बार बाउंस आने की आशंका भी दिखाई दे रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कुछ हद तक महंगाई की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और एक और 5वां और आखिरी जो कारण यहां पर जानकार बता रहे हैं वो ये है कि पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सरकार का खर्च थोड़ा बढ़ेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं 40 या 50 बेसिस पॉइंट तक अगर बढ़ सकता है सरकार का खर्च, तो ऐसी स्थिति में जो 3.5% का वित्तीय घाटे का लक्ष्य था वो हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए कुछ जानकार अब ये कहने लगे हैं कि अगला कदम आरबीआई अब बजट देखने के बाद ही उठाएगा, उसके पहले नहीं। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस बातचीत के लिए। इधर कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक ने यह आशंका जताई है कि 1 दिसंबर को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी यानी कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर राजन ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करेंगे। Do you think there will be a strain on the deficit which may tie the hands of the governor, and can we see a pause therefore in the rate cut? I think my base case is December 2 is a pause. आईडीबीआई बैंक में आज जोरदार तेजी देखी गई। शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए और असल में सरकार इस बैंक का कायाकल्प करना चाहती है और इसके लिए वो बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। पिछले हफ्ते ही हमसे खास बातचीत में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इसकी जानकारी भी दी। I think if you look at out-of-the-box revenue-generating ideas, certainly disinvestment has an important role to play there. We have a whole host of public enterprises. Obviously, some of them been hit hard by what we're seeing as far as commodities are concerned, metals are concerned. So we'll obviously go slow there till we get a good valuation that all of us as citizens will be happy about. But there are many other sectors that we could consider. Certainly, IDBI is an opportunity for us to do a transformation just like we've done with Axis Bank. तो आईडीबीआई बैंक में विनिवेश योजना की और डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी नियति। आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल को लेकर क्या और डिटेल्स है, क्या खबरें, किस तरीके से बैंक सरकार इसमें अपना हिस्सा कम कर रही है? जैसा कि अभी आपने वित्त राज्य मंत्री को सुना कि वो आईडीबीआई बैंक के कायाकल्प की बात कर रहे हैं, सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आईडीबीआई बैंक में स्ट्रैटेजिक हिस्सा बेचा जाएगा, जिसके लिए सरकार आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है, प्राइवेट सेक्टर में बड़ा निवेश करती है, इससे सरकार की बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक आईएफसी आईडीबीआई बैंक में 15% की एक हिस्सेदारी खरीद सकती है। नियति, अब ये बताएं कि हिस्सेदारी बेचने के लिए आखिर क्या विकल्प हो सकते हैं?
दो विकल्प हो सकते हैं, या तो नया इश्यू लाया जा सकता है जिससे कि बैंक में और पूंजी आएगी या फिर और कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, या फिर दूसरा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम करे, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। सरकार की फिलहाल आईडीबीआई बैंक में 76.5% की एक हिस्सेदारी है जिसको वो घटा करके 49% करना चाहते हैं। पीएमओ को इस पूरे ही मामले पर नजर है, जल्द ही आईडीबीआई बैंक में ये हिस्सा बेचना चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को दिसंबर तक आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बेचने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए नियति। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नेटवर्क सुधारने के लिए एयरटेल ने कसी कमर। क्या है एयरटेल का प्लान, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और आखिर क्यों फिसल रहा है सोना, क्या है गिरावट के कारण और क्या बनता है खरीदारी का मौका, ये देखिए आगे। भारतीय एयरटेल देश में अपना नेटवर्क सुधारने और विस्तार योजना पर 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेगी। कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल ने कहा कि वो कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या काफी कम भी हो गई है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। हम कस्टमर को लोकेलिटी लेवल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। सो जैसे कि अगर आप डीएलएफ गुड़गांव फेज 5 में रहते हैं, गुड़गांव में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 8 में हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना जा रहे हैं, कब तक करेंगे और कस्टमर से क्या हेल्प चाहिए, आरडब्ल्यूए से क्या हेल्प चाहिए। ये पूरा जो प्रोग्राम है कस्टमर्स के लिए किया गया है। और अब बात करेंगे सोने की, जो लगातार गिर रहा है। घरेलू बाजार में सोने का दाम 25,000 रुपए के नीचे जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर दिखा है। दरअसल डॉलर में मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,050 के पास तक फिसल चुका है। इस महीने इसमें करीब 7.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 2.5 साल की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से डॉलर इंडेक्स 100 के पार जा चुका है। वहीं सोने की मांग घटती जा रही है और गोल्ड फंड्स की होल्डिंग पिछले 7 साल के निचले स्तर पर है। जानकार मान रहे हैं कि सोने में गिरावट जारी रहेगी और जल्द ही घरेलू बाजार में इसका दाम 24,500 रुपए के नीचे जा सकता है। जो फैक्टर्स हैं वो सारे यही दर्शा रहे हैं कि जो प्रेशियस ऑयल, प्रेशियस मेटल्स का मार्केट है वो नेगेटिव ही रहेगा। और जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, वहां पे फिजिकल डिमांड भी कम है और जो करेंसी फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर रुपी स्टेबल इसी रेंज में रहता है अराउंड 65 to 67 रुपीज पर डॉलर, तो मुझे लगता है मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन 24,500 के आसपास जा सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल रहेगा ये वीक। अगर नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर और भी अच्छे आते हैं, आई थिंक देन गोल्ड कैन गो डाउन। मुझे लग रहा है कि रेट हाइक 80% डिस्काउंटेड है, पर अभी भी 15-20% डिस्काउंट होना बाकी है। सो बिफोर द रेट हाइक यू कैन सी सम मोर डाउन साइड। मैक्सिमम 1030 तक गोल्ड जा सकता है। सो $20-25 ऑफ फर्दर डाउन साइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और यहां पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर चलेंगे पेरिस, जहां पर बराक ओबामा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर बाद क्लाइमेट चेंज पर शिखर सम्मेलन में देंगे भाषण। पूरी खबर आपको हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फॉक्सवैगन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एमिशन स्कैंडल मामले में फंसी फॉक्सवैगन कल 3 लाख गाड़ियों का रिकॉल कर सकती है और साथ ही एमिशन स्कैंडल मामले में फॉक्सवैगन की मुश्किलें जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि आज एनजीटी ने केंद्र सरकार और फॉक्सवैगन को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोनों खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता रोहन सिंह और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। सबसे पहले रोहन, आप बताएं कि गाड़ियां रिकॉल करने का ये मामला क्या है? जी, कल औपचारिक घोषणा कर सकती है फॉक्सवैगन अपनी गाड़ियों के रिकॉल को लेकर। कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि रिकॉल की जानी है, जिसमें कि पूरे फॉक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियां हैं। फॉक्सवैगन की पोलो, वेंटो, जेटा और पसाट जैसी लगभग 2,10,000 गाड़ियां हैं। इसके अलावा स्कोडा ग्रुप की लगभग 80,000 गाड़ियां होंगी और ऑडी की 30,000 गाड़ियों का रिकॉल होना है। इस बारे में आज सरकार को इस बारे में फॉक्सवैगन को रिपोर्ट देनी थी। अब इस बारे में कल सरकार से मीटिंग के बाद ये औपचारिक घोषणा की जाएगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी। लक्ष्मण, एनजीटी ने भी यहां पर नोटिस जारी किया है, उसमें फॉक्सवैगन का भी नाम है। क्या नोटिस है, क्या कहा गया है?
ये नोटिस जो जारी किया गया या फिर रोहन जो अभी बता रहे थे रिकॉल का मामला है, पूरा एमिशन नॉर्म से जुड़ा हुआ मामला था। एमिशन मामले में जब स्कैंडल सामने आया, कंपनियां ने काफी हद तक स्वीकार किया कि हम इसके लिए दोषी हैं। उसके बाद एक याचिका दाखिल की गई थी एनजीटी में। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने नोटिस जारी किया सरकार को और फॉक्सवैगन को और कहा है कि याचिका में जिस की मांग की गई थी कि हम इन कारों की बिक्री पर भारत में पाबंदी क्यों न लगा दे, उसी याचिका वाली बात इनसे पूछा गया, सरकार से, कंपनी से पूछा गया है कि इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए हम क्यों ना फॉक्सवैगन की गाड़ियों पर की बिक्री पर यहां पर रोक लगा दें। और ये नोटिस खासतौर से अब और ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि यहां पे कंपनियां लगभग रिकॉल करने का मन बना चुकी है। इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है और नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर फॉक्सवैगन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेरिस में आज से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। क्लाइमेट चेंज पर भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और इसे बखूबी भी निभाएगा। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कई कार्यक्रम चला रहा है। इससे पहले पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में जहरीले गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए भारत की कोशिशों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने यहां एक ई बुक भी लॉन्च की जिसमें भारत में पर्यावरण की जागरूकता को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि क्लाइमेट चेंज विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति का नतीजा है और इससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने क्लीन एनर्जी विकसित करने की भी जरूरत बताई। और पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये पूरा क्लाइमेट चेंज समिट जो है उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ है रजनी बख्शी, फेलो गेटवे। रजनी जी, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की बात है, विकसित देशों की तरफ से एक दबाव हमेशा ही रहा है और उसका विकासशील देशों, भारत जैसे देशों ने विरोध किया। हालांकि प्रेसिडेंट ओबामा से भी यहाँ पर आज मोदी जी ने बातचीत की है, लेकिन आपको क्या लगता है भारत का स्टैंड अपनी तरफ अडिग रहना चाहिए? जो उन्होंने बातें रखी थी पहले भी उस पर बना रहेगा भारत, या कहीं किसी तरीके का कोई लचीला रुख भी देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें पहली बात दोहराने वाली यह है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है कि हम 2030 मतलब ईयर 2030 तक अपना 40% हमारी जो इस देश की ऊर्जा की जरूरतें हैं वो हम नॉन फॉसिल के बजाय नॉन फॉसिल से लेंगे, मतलब रिन्यूएबल पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। कुछ कमेंटेटर्स और जो बहुत सारे नेटवर्क्स इस विषय पर लगे हुए हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि इस वायदे के बाद हिंदुस्तान जो है एक ग्रीन भविष्य का एक लीडर सा बन गया है। तो एक तरह से ये हमें बहुत एक ताकतवर पोजीशन देता है पेरिस में। अब सवाल ये है कि इस पोजीशन से हम भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो किस हद तक पश्चिमी देशों के साथ एक कड़ा स्टैंड ले सकें, क्योंकि पश्चिमी देशों में खासकर यूएस का ये कोशिश है कि एक तो जो उनकी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है इस दुनिया के वातावरण में कार्बन की, उससे वो पूरे नकारात्मक रूप ले रहे हैं, उसको वो नहीं मानना चाहते हैं। और दूसरा ये पहलू है कि जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं वेस्ट में, उनका अब ये रुख बन रहा है कि कोई भी फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट ना हो और जल्द से जल्द कोल जो है, कोयले का उत्पादन और उसकी लागत जो है बुरी तरह से बंद कर दी जाए। अब हिंदुस्तान के लिए ये वाजिब स्टैंड नहीं है। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने हाल ही में ये पूरा बयान दिया है और कई हमारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के लिए पूरी तरह से कोयले का उपयोग छोड़ना निकट भविष्य में संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हम इस बात पे जोर दें, हम इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम
कोयले के उत्पादन और उसकी लागत को कैसे सफाई से यूज कर सके। मतलब तो भारत में राजनीति भारत का यहाँ पर इस तरह पे स्टैंड बिल्कुल सही है, लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा में पूर्व पर्यावरण सचिव प्रदीप्त घोष भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। चूंकि भारत के स्टैंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो जैसे कि तमाम डेवलप्ड नेशंस बोल रहे हैं कि अब पूरा दारोमदार डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया पर आ जाता है, तो यहाँ भारत का जो स्टैंड है, क्या आपको लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज का ये कहना कि अब डेवलपिंग नेशंस को थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारी ग्रोथ के आड़े नहीं आएगा? डेवलपिंग कंट्रीज तो बराबर क्लाइमेट चेंज पे मतलब कड़े ठोस कदम उठा रहे हैं, और स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट जो कि एक डेवलप्ड कंट्री इंस्टीट्यूशन है, उनका ये कोपेनहेगन समिट के बाद जो टारगेट्स विभिन्न मुल्कों ने दी, उसका उन्होंने एक इवैल्यूएशन किया था, और उनकी इवैल्यूएशन के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज ने मतलब ज्यादा मात्रा पर जीएचजी मिटिगेशन के मतलब के एक्शंस लिए थे। तो ये कहना कि अब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी है, ये बात तो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने बराबर ज्यादा ठोस कदम उठाए ये विकसित देशों के तुलना में। और ये सारा जो विकसित देशों का जो ये चेष्टा है, वो ये है कि जो ऐतिहासिक दायित्व है उन लोगों का, वो किसी तरह से ये विकासशील देशों के कंधों पर चढ़ाए। तो क्लाइमेट चेंज की जो निगोसिएशंस है, ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये विकसित देश ये हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाना नहीं चाहते, वो इसकी मतलब खंडन करते हैं। और जी घोष साहब, यहाँ पर माफी चाहूंगा, आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में अब अपना उद्घोषण कर रहे हैं, तो सीधे सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी हैबिटेट एज वर्ल्ड्स मेजॉरिटी वर्क्स इट्स वे टू प्रॉस्पेरिटी on a planet left with very limited carbon space, we have to do many things. We have to ensure, in the spirit of climate justice, that the life of a few does not crowd out the opportunity for the many still on the initial stage of the development ladder. The advanced countries must leave enough room for developing countries to grow. And we must strive for a lighter carbon footprint on our growth path. For that, we must come together in a partnership to bring clean energy within the reach of all. Innovation is vital for combating climate challenge and ensure climate justice. That is what makes the Innovation Summit very special. It unites us behind a common purpose. We need research and innovation to make renewable energy much cheaper, more reliable, and easier to connect to transmission grids. We can make conventional energy cleaner, and we can develop newer sources of renewable energy. This is a global responsibility to our collective future. Our innovation initiative should be driven by public purpose, not just market incentives, including on intellectual property rights. That also means strong public commitment by suppliers to developing countries. That will make clean energy technology available, accessible, and affordable to all. This partnership will combine
the responsibility of government with the innovation capacity of the private sector. We will double our investment in research and innovation and deepen collaboration among ourselves. We should have an international network of 30-40 universities and labs focusing for next 10 years on renewable energy. Innovation must be backed by means to make it accessible and ensure adoption. We have succeeded in the fight with hunger and disease. We have a very successful model of public-private partnership with many countries present here. India is also building renewable capacity in developing countries, including small island states. The progress on clean energy technology cost is impressive. If we raise the level of our efforts, we can transform the world. We will also lay the foundation of a new economy in a new carbon age. We will restore the balance between ecology and economy, and between our inheritance and obligation to future, and live up to Gandhiji's call to care for the world we shall not see. Thank you. यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जोर देते हुए इस बात पर कि किस तरीके से पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण है देश के विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों के लिए भी, और सबको किस तरीके से संयुक्त प्रयास से इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रदीप्त घोष और रजनी बख्शी। रजनी जी, प्रधानमंत्री ने लगभग वही बात दोहराई जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी कही थी, लेकिन जिस बड़ी चर्चा को हम कर रहे थे कि ये जो एक टसल कह लूं या जो एक संघर्ष है विकसित देशों के बीच और विकासशील देशों के बीच, और ये भी बात सही है कि पर्यावरण ये नहीं समझता कि कौन विकसित है और कौन विकासशील है, उसके लिए सभी को ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी जो देश इस समय उस ट्रेजेक्टरी पर हैं जहां से उन्हें आगे जाना है, तो वो सही बात है कि विकसित देशों के दबाव में नहीं आ सकते। तो ऐसे में जो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि 2030 तक हम 33% अपना एमिशन कम करेंगे, 40% हम अक्षय ऊर्जा बनाने का जो लक्ष्य रखा है, और कुल मिलाकर 14 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो ये सारी चीजें भारत के पक्ष में कितनी है और इतनी बड़ी रकम अरेंज कैसे होगी? ये जो आखिरी बात आपने कही वो पेरिस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पहलू में, और जो अभी तक जो कमिटमेंट होनी चाहिए विकसित देशों से वो है 100 बिलियन हर साल की 2020 तक, और उसके बाद हर साल 100 बिलियन का होना चाहिए। अब ये मुश्किल से 10 बिलियन भी अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो जो किस तरह से विकसित देश और जो प्राइवेट सेक्टर है ग्लोबल, वो मतलब पूरी दुनिया का, वो विकसित देशों का हो या विकासशील देशों का हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और सरकारें सभी मिलकर ये पैसा कैसे जुटाएंगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसमें मैं आपका ध्यान एक बात पे देना चाहती हूँ कि ये पिछले 10-15 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है निवेश की दुनिया में। उसे अंग्रेजी में सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग कहते हैं, जो बहुत सालों तक 3-4 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास थी। ये पिछले 5-6 सालों में वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। हमें हिंदुस्तान में अब ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह ये जो सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का इतना बड़ा पैमाना है दुनिया में, वो कैसे भारत में ज्यादा आए, और वो हिंदुस्तान के जितनी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं
अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए हमें ऐसी इनोवेशंस करनी पड़ेंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो, लेकिन पर्यावरण की ना केवल हानि ना हो बट पर्यावरण को हम रीजेनरेट कर पाए। एब्सोल्युटली, यानी कुछ ना कुछ ठोस निकलकर तो आना ही चाहिए। घोष साहब, आपको क्या लगता है, अब पूरे सम्मेलन पे अगर हम गौर करें, जिस तरह से इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है, क्या लगता है कुछ ठोस निकलकर आएगा? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का जोर लगाया कि टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और R&D ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के आधार पर ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समस्या का सुधार हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लेवल पर इस बात को उठाई है और पार्टनरशिप की बात करी है। हालांकि ये मुद्दा तो इंडियन पोजीशन काफी बरसों से रहा है और मतलब कई कॉप्स पे इंडियन डेलीगेशन ने इस प्रस्ताव को रखा है, लेकिन आज तक विकसित देशों का कोई पॉजिटिव रिएक्शन इस प्रस्ताव को नहीं दे दिया। अब ये बात मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब ये प्रधानमंत्री के स्तर पे ये प्रस्ताव रखा गया है जी, तो फिर विकसित देशों का क्या रिस्पांस होगा, क्योंकि ये सब मानते हैं कि जब तक क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ये अफोर्डेबल ना हो, रिलायबल ना हो कन्वेंशनल एनर्जी के तुलना में, तो तब तक ये क्लाइमेट चेंज का समस्या हल नहीं हो सकता। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप दोनों ही मेहमानों का हमारे लिए। तो कविता, अब एक शुरुआत है, अब भारत का स्टैंड भी पुख्ता है, प्रधानमंत्री मोदी की बात भी हमने सुनी, लेकिन जो हमारे दोनों ही गेस्ट कह रहे थे कि बहुत सारी मदद की जरूरत है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जितना बड़ा बजट चाहिए उसका 1/10 भी अभी नहीं मिल रहा है, तो अभी बहुत बड़ा रास्ता तय करना बाकी है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत फिलहाल काफी पॉजिटिव नोट पे होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज समिट में पेरिस गए प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच आज मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने पूरी गर्मजोशी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाया और रूस के उफा में जून में मुलाकात के बाद नवाज शरीफ से पहली बार मोदी ने आज मुलाकात की है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों प्रधानमंत्री आपस में मिल रहे हैं। दोनों नेताओं ने कुछ देर आपस में बातचीत भी की, हालांकि ये मुलाकात तय नहीं थी। और लोकसभा में क्यों हुआ आज जमकर हंगामा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही बीजेपी विधायक को क्यों दिखाया गया दिल्ली विधानसभा से बाहर का रास्ता, बताएंगे ब्रेक के बाद। लोकसभा में असहिष्णुता पर सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम के विवादित बयान पर बवाल मच गया। मोहम्मद सलीम ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके बयान पर कड़ा विरोध जताया। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार सलीम के विवादित बयान को कड़े विरोध के बाद कार्रवाई से निकाल दिया गया। केजरीवाल सरकार ने आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को विधानसभा के पटल पर रखा। वहीं इस जन लोकपाल बिल को लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा में अपने विधायक ओपी शर्मा के निलंबन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों ने उठाकर बाहर कर दिया। ओपी शर्मा के निलंबन का विरोध करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार विजेंद्र को बैठने के लिए कहा था। और आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने उतारे अपने 2 नए स्मार्टफोन। कौन से हैं ये फोन और क्या है इनकी खूबियां, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। गुड़गांव में अब आप सिर्फ 4 व्हीलर ही नहीं 2 व्हीलर भी टैक्सी के तौर पर ले सकेंगे। 2 कंपनियों एम टैक्सी और पैक्सी ने इस सर्विस की शुरुआत कर दी है। आपकी मंजिल तक पहुंचने के सफर को कैसे आसान बनाएगी ये 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस, बता रही है हमारी संवाददाता ईशा शर्मा।
टू व्हीलर और टैक्सी। जी हाँ, मंगलवार से गुड़गांव की सड़कों पर आप इन बाइक्स को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी शुरुआत गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर टी सर्वप्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर की। एम टैक्सी और बैक्सी नाम से 2 कंपनियों ने दोपहिया टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की हैं। फिलहाल ये गुड़गांव की हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से मिला करेंगी। अभी तो हम फेज से शुरू कर रहे हैं। वील स्टार्ट विद हुडा सिटी सेंटर जो एकदम शहर के बीच में है और धीरे धीरे हम एक्सपैंड करेंगे। सो द एरियाज आर फाइबर हब, द एरियाज आर उद्योग विहार, राजीव चौक, शंकर चौक, सोना रोड। दीज आर एरियाज दैट वी वांट टू कवर वेरी वेरी क्विक। रोजाना करीब 50 से 60 हजार लोग हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। एम टैक्सी और बैक्सी दोनों कंपनियां जल्द ही इसके लिए ऐप भी लाएंगी। इन टैक्सी सर्विसेज का किराया भी लोगों की जेब के मुताबिक रखा गया है। हमारी प्राइसिंग बहुत सिंपल है, फ्लैट प्राइसिंग है हमारी, इंक्लूसिव ऑल चार्जेस। 25 रुपए पहले 3 किलोमीटर के और 5 रुपए अगले किलोमीटर के 5 रुपए। दोपहिया टैक्सी सर्विस सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर मिलेंगी। आगे जाकर दोनों कंपनियां दिल्ली एनसीआर में और जगहों पर सर्विस देंगी। इन एम टैक्सी को आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल है। बाइक पर चढ़ते ही आपको ये एक हेलमेट देते हैं जिसके पहनने के बाद ही ये बाइक आगे बढ़ती है। हाइजीन पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। हेलमेट डालने से पहले आपको एक हेड कैप दी जाती है जिसे आप इस तरह अपने सर पे लगाएंगे, उसके ऊपर आप अपना हेलमेट लगाएंगे और हेलमेट के लॉक करने के बाद ही ये बाइक आगे बढ़ती है। ईशा शर्मा, दिल्ली। इजी और सेफ ड्राइव यहाँ पे आपको दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आज अपने 2 सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन बाजार में उतार दिए। लुमिया 950 और 950 एक्सएल नाम के ये दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत 40,000 रुपए के ऊपर है और इन्हें आज से ही बुक कराया जा सकता है। विंडोज 10 पर चलने वाले ये दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी तेज तर्रार हैं। इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।